हेलो वीवर, शुरू करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी के साथ आयरन मैन से। मूवी की शुरुआत अफगानिस्तान के कुनार प्रांत से होती है, जहां पर हम आर्मी के कुछ जवानों के साथ टोनी स्टार्क को देखते हैं। वो आर्मी को हथियार बनाने के साथ साथ उनसे डील भी किया करते थे, इसलिए वो आर्मी के कुछ लोगों के साथ जाते हैं ताकि उन्हें अपने बनाए गए पावरफुल हथियारों की एक झांकी दिखा सके। और वहाँ जाकर होता भी कुछ ऐसा ही है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें अपनी बनाई हुई मिसाइल को शो ऑफ करते हैं, जिसका नाम होता है जेरिको। वो मिसाइल ऐसी होती है जो किसी भी देश की सेना को चुटकियों में घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती थी। वहाँ पर टोनी स्टार्क उस मिसाइल का एक छोटा सा नमूना भी पेश करते हैं, जो वहाँ बहुत बड़ा धमाका करती है, जिसे देखकर वो सब आर्मी ऑफिसर हिल जाते हैं। इसके साथ ही टोनी स्टार्क वो डील पक्की कर लेते हैं। वहाँ पर टोनी स्टार्क फोन पर किसी और से बात भी कर रहे होते हैं, जिनका नाम होता है ओबेडा स्टैन, और वो स्टार्क कंपनी के पार्टनर होते हैं। वो ओबेडा स्टैन से कहता है, हमें ये डील मिल गई है जो हमें अरबपति बना देगी। इसके साथ ही वो अपने आर्मी जमाने के साथ एक बख्तरबंद गाड़ी से वहाँ से अपने घर की तरफ निकलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनकी टीम पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और वो आर्मी की गाड़ी को भी बम से उड़ा देते हैं। सैनिक टोनी स्टार्क की मदद के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन वो आतंकवादी सभी सैनिकों को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। अब टोनी स्टार्क अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से निकलकर एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके सामने उन्हीं की बनाई हुई कंपनी की एक मिसाइल आकर गिरती है, जिससे टोनी स्टार्क बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहीं पर फट जाती है, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। उन्होंने ब्लड प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वो मरने से तो बच जाते हैं और इसके साथ ही वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन कुछ आतंकवादी उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 36 घंटे पहले। वहाँ पर टोनी स्टार्क को नॉमिनेट किया जाता है आर्मी डील्स ऑफ द ईयर के लिए। जब स्टार्क बहुत छोटे थे तो उनके पिता हावर्ड स्टार्क ने अपने दोस्त ओबेडन स्टैन के साथ इस कंपनी को आगे बढ़ाया था, जहाँ पर उन्होंने हथियारों की डील के साथ दुनिया के अच्छे और एडवांस हथियार प्रोवाइड करवाकर उन्होंने एडवांस रोबोट के साथ साथ सैटेलाइट टारगेट सिस्टम बनाया, ताकि किसी को भी आसानी से टारगेट किया जा सके। लेकिन टोनी स्टार्क उस नॉमिनेशन को लेने के लिए वहाँ नहीं होते, इसलिए टोनी स्टार्क के पार्टनर ओबी उस इनाम को ले लेते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम टोनी स्टार्क को एक क्लब में जुआ खेलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर टोनी का दोस्त कर्नल जेम्स रूड पहुँच जाता है और वो उनका नॉमिनेशन उन्हें देता है, लेकिन वो उस इनाम को लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि टोनी के घर में वहाँ इनाम रखने की कोई जगह ही नहीं होती। इसलिए वो उस इनाम को वहाँ मौजूद लड़के को देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टोनी स्टार्क की मुलाकात एक जर्नलिस्ट से होती है, जिसका नाम क्रिस्टीन एवरहार्ट होता है, और वो टोनी स्टार्क से कुछ सवाल करती है। वो कहती है, जो तुम ये हथियारों को बनाने और बेचने का बिजनेस करते हो, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस पर टोनी उसे कहता है, हमने इसके साथ नई दवाइयों और नई तकनीकों की खोज की है, जिससे ये सब हमने केवल हथियारों को बेचकर ही किया गया है, जिससे हम दुनिया में अमन कायम कर सके। इसके साथ ही टोनी स्टार्क क्रिस्टीन को अपने घर ले जाता है, जो कि कैलिफोर्निया के मेलबो में होता है। क्रिस्टीन की मुलाकात वहाँ स्टार्क की असिस्टेंट पेपर पॉट से होती है। वो असिस्टेंट टोनी स्टार्क के पास जाती है और स्टार्क से बताती है कि आज आपकी एक बहुत अर्जेंट डील है जो अफगानिस्तान में है, और आपका पर्सनल जेट आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए आप जल्दी से रेडी हो जाइए। इसके बाद टोनी स्टार्क अपनी गाड़ी से अपने जेट के लिए निकल जाता है। टोनी स्टार्क वहाँ पूरे 3 घंटे लेट था, जिसका इंतजार उसका दोस्त कर्नल रोड भी कर रहा था। यहाँ से स्टार्क अपने हथियारों की डील के लिए अफगानिस्तान के लिए निकल जाता है। ये वही सीन था जहाँ पर टोनी स्टार्क अपनी मिसाइल की टेस्टिंग करवा रहे थे, जिसके बाद उन पर हमला किया गया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और सीधा स्टार्क की प्रेजेंट लाइफ में, जहाँ पर टोनी स्टार्क बुरी तरह से घायल पड़े हुए थे। उनकी नाक में एक वायर लगा हुआ था और उनके सीने में से कुछ तारें निकल रही थी, जो एक बैटरी से जोड़ी हुई थी। ये देखकर टोनी हैरान थे कि जो बैटरी की तारें उनकी बॉडी से जुड़ी हुई हैं, दरअसल वो तारें टोनी स्टार्क की बॉडी में लगी हुई उस डिवाइस से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से टोनी जिंदा थे, क्योंकि उस डिवाइस से ही टोनी स्टार्क को पावर मिल रही थी। तभी टोनी स्टार्क वहाँ से जैसे तैसे उठता है। वहाँ एक आदमी मिलता है जिसका नाम यंसिन होता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। तब यंसिन बताता है, एक बम विस्फोट के कारण तुम्हारे शरीर में बहुत सारे छर्रे घुस गए थे, जिन्हें निकालना काफी मुश्किल था, जो तुम्हारे दिल के पास जा रहे थे। इसीलिए मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम्हारे शरीर में लगा दिया है, जिससे वो छर्रे तुम्हारे दिल तक ना पहुंच सके। अगर तुम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। तभी वहाँ पर उन आतंकवादियों के लीडर की एंट्री होती है। वो स्टार्क से कहता है, तुम हमारे लिए जेरिको मिसाइल बनाओ, बिल्कुल वैसी ही जैसी तुमने हमें चलाकर दिखाई थी। लेकिन टोनी उस मिसाइल को बनाने से इनकार
इनकार कर देता है, जिसके बाद वो आतंकवादी टोनी को टॉर्चर करना शुरू करते हैं और उसे गुफा से बाहर लाकर उन सभी हथियारों को दिखाते हैं जो हथियार वो अमेरिका आर्मी को सप्लाई करते थे। वो टोनी से कहता है, हमारे पास वो सभी चीजें हैं जिससे तुम जेरिको मिसाइल बना सकते हो, तुम हमारे लिए मिसाइल बनाओ और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन टोनी जानता था कि अगर मैंने मिसाइल बना भी दी तो ये फिर भी मुझे मार देंगे, इसलिए वो तैयार हो जाता है। अब टोनी वापस से अपनी गुफा में चला जाता है। वहाँ पर यनसिन टोनी को बताता है कि तुम्हारी आर्मी यहाँ तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में छुपी हुई जगह है और वो तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। यहाँ पर दोनों अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं। दोनों एक प्लान बनाते हैं जिससे वो एक ऐसा रोबोट बनाएंगे जिस पर गोलियों और हथियारों का कोई असर नहीं होगा। वो यहाँ से आसानी से भाग निकल सकते थे। टोनी यनसिन से उसके परिवार के बारे में पूछता है। यनसिन उसे बताता है, मेरी वाइफ और मेरा बेटा है, यहाँ से जाने के बाद मैं उनसे मिलूंगा। टोनी यनसिन को बताता है, मेरी फैमिली नहीं है, बस मेरी पर्सनल सेक्रेटरी ही मेरी फैमिली है। धीरे धीरे टोनी अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन उन आतंकवादियों को उन दोनों पर शक हो जाता है। वो आतंकवादी उन दोनों के पास पहुंच जाते हैं और यनसिन को मारने वाले होते हैं कि टोनी उसे बचा लेता है। वो उन आतंकवादियों से कहता है, इसके बिना ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। फिर वो आतंकवादी उन्हें एक दिन की मोहलत देकर वहाँ से चले जाते हैं। रात में टोनी अपना पूरा रोबोट तैयार कर लेता है और गेट पर बम भी लगा देते हैं ताकि वो आतंकवादी अंदर ना आ सके। तभी उन आतंकवादी को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो वहाँ पर गेट खोलने की कोशिश करते हैं। तभी एक तेज धमाका होता है और कुछ आतंकवादी मार जाते हैं। वहीं टोनी स्टार्क अपने सूट की फुल पावर देने के लिए सिस्टम डाउनलोड करता है और यनसिन टोनी को ये कहकर आगे चला जाता है कि तुम डाउनलोडिंग कंप्लीट करो और मैं इन्हें रोकता हूँ, इससे तुम्हें सूट को पावर देने के लिए और अधिक टाइम मिल जाएगा। ये कहकर यनसिन वहाँ से आगे चला जाता है और वो आतंकवादी यनसिन को गोली मारकर बुरी तरह से घायल कर देते हैं। वहीं टोनी का सूट अब फुल बूस्ट हो जाता है और वो उन आतंकवादियों को मारकर उस गुफा से बाहर वहां पहुंच जाता है जहां पर स्टार्क इंडस्ट्रीज के बहुत सारे हथियार रखे हुए थे। टोनी उन सभी हथियार को जलाकर नष्ट कर देता है और अपने सूट को फुल बूस्ट करके वहां से बहुत दूर उड़ान भरता है और एक रेगिस्तान में जाकर गिरता है। ऊंचाई से गिरने की वजह से वो सूट टूट टूट कर बिखर जाता है, जिसके बाद टोनी वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। वो एक रेत के मैदान में पहुंच जाता है। तभी उसकी आर्मी टोनी स्टार्क को रेस्क्यू करके कैलिफोर्निया के मालिबू में पहुंचा देती है। वहां पहुंचने पर टोनी सीधा अपने असिस्टेंट से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए कहता है, जिसके बाद एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाती है। वहां पहुंचने पर टोनी स्टार्क अपने फार्म पार्टनर ओबी ड स्टाइन से मिलता है। फिर टोनी कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाता है जहां वो उन्हें बताता है कि जो हथियार हमारी कंपनी ने हमारे लोगों की रक्षा के लिए बनाए थे उन्हें मैंने उन्हीं हथियारों से मरते हुए देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि हम हथियारों के सिवाय लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं। इसलिए हम स्टार्क इंडस्ट्रीज की हथियार बनाने वाली डिवीजन को बंद कर रहे हैं, जिससे देश के भविष्य को सुधारा जा सके। यहाँ पर टोनी स्टार्क बहुत परेशान था जो उसके साथ उन आतंकवादियों ने किया था, इसलिए वो घर चले जाते हैं। अब ओबिडा स्टाइन टोनी के घर जाता है, उसे समझाता है, हम हथियार बनाते हैं जिनसे हम अपने देश में हो रही तबाही को रोक सके। फिर स्टार्क उसे बताता है, वहाँ पर मेरे ऊपर बहुत सारे आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। अगर मैंने वहाँ से वो आयरन सूट नहीं बनाया होता तो वो लोग मुझे मार देते। उसी आयरन सूट की वजह से मैं वहाँ से बचकर निकल सका और उस सूट में मैंने एनर्जी एक आर्क रिएक्टर के जरिए दी और वो रिएक्टर मेरी बॉडी में लगा हुआ है, जिसके जरिए से मैं आज जिंदा हूँ। फिर टोनी वो रिएक्टर ओबिडा स्टाइन को दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। वो भी समझ जाता है कि आर्क रिएक्टर तकनीक वाकई ही कारगर तकनीक है, हमें इस तकनीक के बारे में लोगों को बताना होगा, लेकिन टोनी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद हम फिर से टोनी को देखते हैं। वो अपनी असिस्टेंट को अपने पास बुलाता है और उससे उसकी बॉडी में लगाए हुए आर्क रिएक्टर को दिखाता है और उसे बताता है कि इसी रिएक्टर की वजह से मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन वो टेक्निक अब पुरानी हो गई है, इसलिए मैंने इसे अपग्रेड करके एक नया आर्क रिएक्टर बना दिया है और तुम्हें ही इसे मेरी बॉडी में लगाना होगा। बड़ी मुश्किल से पेपर पॉट उस रिएक्टर को टोनी की बॉडी में फिट कर देती है और पुराना रिएक्टर अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम उन आतंकवादियों को देखते हैं जिन्हें वो आयरन मैन रोबोट मिल जाता है। वो उसे जोड़कर पूरा रोबोट तैयार कर लेते हैं। वही हम देखते हैं कि न्यू सीक्रेट प्लान मार्क 2 पर काम करना शुरू कर देता है और वो एक न्यू सूट बनाता है। सबसे पहले वो अपने जूतों को पावर देता है और उसकी 10% पावर के साथ उसे यूज करता है ताकि वो आसानी से उड़ सके। लेकिन हम देखते हैं कि 10% की पावर भी उन जूतों के लिए इतनी ज्यादा थी कि वो टोनी को उड़ाकर दूर फेंक देती है। टोनी फिर से उन जूतों में बदलाव करता है और उसकी 1% पावर यूज करके उनसे उड़ने की कोशिश करता है। अब टोनी उन जूतों से अच्छी तरह से उड़ जाता है। अब वो सूट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था। इसके साथ ही टोनी का मार्क 2 सूट उड़ने के लिए तैयार था। टोनी उस सूट को चेक करने के लिए आसमान में उड़ जाता है। उस सूट की फुल पावर चेक करने के लिए वो अपने कंप्यूटर जाविस को
फुल पावर देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाना था। अब जब सूट फुल पावर मोड में आ जाता है तो वो आसमान में 81,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बर्फ जम जाती है और सूट ठंडे होने की वजह से मेन कंप्यूटर भी उसका बंद हो जाता है और टोनी सूट के साथ नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है। लेकिन टोनी फिर से अपने कंप्यूटर को दोबारा शुरू करने के आदेश देता है और कुछ ही देर में उनका कंप्यूटर फिर से शुरू हो जाता है और नीचे गिरने से पहले ही टोनी के सूट में पावर जनरेट हो जाती है और वो सूट टोनी की जान बचाकर उसके घर पर जाकर गिरता है। घर पर वापस आने पर टोनी को वहाँ पर रखा हुआ एक गिफ्ट मिलता है जो कि टोनी की असिस्टेंट पेपर पॉट ने भेजा था। ये वही आर्क रिएक्टर था जिसे पेपर पॉट ने साथ ले गई थी और अब उसे ठीक से डेकोरेट करके वो टोनी को दे देती है। वहीं टोनी को उस आयरन मैन सूट में हुई कमियों को पता चल गया था। वो सूट ज्यादा दबाव सहन नहीं कर सकता था। इसी के साथ ही अगर सूट को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाते तो उस सूट पर बर्फ जमने लगती थी, जिसकी वजह से टोनी उस सूट को हाईटेक बनाने के लिए उस सूट की धातु में बदलाव करता है। अब टोनी उस सूट के बनावट में टाइटेनियम और सोने का यूज करता है, जिससे बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर भी इसमें ना तो बर्फ जमेगी और ना ही उस पर कोई दबाव होगा। वहीं टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है, उसमें बताया जाता है कि ओबेडा स्टाइन ने कैलिफोर्निया में एक पार्टी रखी है और वहाँ पर टोनी स्टार्क को नहीं बुलाया जाता। जब टोनी को इसका पता चलता है तो वो अपनी कार से उस पार्टी में पहुँच जाता है जिसमें उसे इनविटेशन नहीं दिया गया था। वहाँ पर टोनी अपनी असिस्टेंट पेपर पॉट से मिलता है और उस पार्टी में उसके साथ डांस भी करता है, साथ ही कुछ खुशी के पल बिताता है। इसके बाद टोनी की मुलाकात क्रिस्टीन एवरहार्ट से होती है। वो टोनी को कुछ फोटो दिखाती है जिसमें उसकी कंपनी के कुछ हथियारों ने गुलमीरा शहर को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था और ये हथियार तुमने ही उन्हें बेचे हैं। इस पर टोनी से बताता है कि मैंने कोई भी हथियार उन आतंकवादियों को नहीं बेचा। जिसके बाद टोनी सीधा ओबेडा स्टाइन के पास जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरे अलावा कौन उन हथियारों को उन आतंकवादियों को बेच सकता है, जिसका जवाब ओबेडा स्टाइन के पास नहीं था। गुस्से में टोनी वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर आने पर टोनी टीवी पर न्यूज देखता है जहाँ पर गुलमीरा में आतंकवादियों के जुल्म बढ़ रहे थे और वो औरतों और बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे थे। ये देखकर टोनी की खोपड़ी खराब हो जाती है और टोनी अपना सूट पहनकर उड़कर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर वो आतंकवादी उन लोगों से मारपीट कर रहे थे। वहाँ पहुँचकर वो उन आतंकवादियों को मार देता है। इसके बाद वो वहाँ सारे मिसाइल और हथियारों को तबाह करके वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन उन हथियारों की धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि अमेरिकन एयरफोर्स को पता चल जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया है। एयरफोर्स इसका पता लगाती है लेकिन वो इतना छोटा होता है कि ना तो वो एयरफोर्स के रडार में आता है और ना ही वो उन्हें दिखाई देता है। तभी रोड को शक होता है। उसे लगता है कि वो कहीं टोनी स्टार्क तो नहीं। उसका शक जब हकीकत बन जाता है जब वो अपने दोस्त जेम्स रोड को बता ही देता है कि वो मैं ही हूँ, कोई दुश्मन नहीं है। जिसके बाद एयरफोर्स के विमान वापस चले जाते हैं। इसके बाद हम ओबेडा स्टैन को देखते हैं जो टेन रिंग से जाकर मिलता है क्योंकि उसे लगता था कि ये सब उसने ही किया है। लेकिन टेन रिंग्स ओबेडा स्टैन से कहता है वो टोनी स्टार्क ही था जिसने ये सब किया। इसके पास एक आयरन मैन सूट है जिसकी वजह से यहाँ से वो तबाही मचाकर भाग निकला है और अब वो तुम्हारे पीछे है। अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो मेरे पास उसका बनाया हुआ एक और आयरन सूट है। अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें उस सूट को गिफ्ट में दूंगा। लेकिन यहाँ पर ओबेडा स्टैन टेन रिंग के साथ धोखा करता है और उसका वो सूट चुरा के अपने साथ ले जाता है। साथ ही वो टेन रिंग्स के सभी साथियों को मार देता है। वहीं अब टोनी को पता चल जाता है कि इन सब आतंकवादियों को ओबेडा स्टाइन ही हथियार सेल करता है और वो पेपर पोर्ट से अपनी मदद करने के लिए कहता है कि तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, तुम्हें मेरे ऑफिस जाना होगा और ओबेडा स्टाइन के कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाना होगा। वो टोनी की बात मान जाती है और अब पहुंच जाती है ओबेडा स्टाइन के ऑफिस में। वहाँ पर कोई नहीं होता। पेपर पॉट कंप्यूटर स्टार्ट करके सारी जानकारी अपनी पेन ड्राइव में इकट्ठा कर रही होती है कि तभी उसे वहाँ एक और वीडियो मिल जाता है जिसमें ओबेडा स्टाइन ने टोनी स्टार्क को मारने के लिए उन आतंकवादियों से हाथ मिलाया था। अब वो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पेन ड्राइव में डाल रही थी कि वहाँ पर ओबेडा स्टाइन आ जाता है। लेकिन बातों ही बातों में पेपर पॉट वहाँ से पेन ड्राइव निकालकर अपने साथ ले आती है। जब ओबेडा स्टाइन कंप्यूटर चलाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि पेपर ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। जिसके बाद ओबेडा स्टाइन उसका पीछा करने लगता है लेकिन पेपर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ओबेडा स्टाइन अपने वैज्ञानिकों से जाकर मिलता है जहाँ पर वो एक आर्क रिएक्टर बना रहे थे जो कि आकार में बहुत बड़ा होता है। वैज्ञानिक से बताते हैं कि ये बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ओबेडा
स्टैन कहता है कि टोनी ने इस रिएक्टर को एक गुफा में बनाया है, पर वो वैज्ञानिक ओबेडा स्टैन से कहते हैं मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ। इससे ओबेडा स्टैन काफी निराश हो जाता है और वहाँ से सीधा टोनी स्टार्क के घर जाता है और टोनी से जाकर मिलता है। टोनी से मिलते वक्त ओबेडा स्टैन अपना वो सीक्रेट वेब स्टार्ट कर देता है, जिसकी वेव की वजह से वो टोनी को 15 मिनट के लिए बेहोश सा कर देता है और उसी की मदद से वो टोनी की बॉडी से उस आर्क रिएक्टर को निकाल कर ले आता है। अब टोनी की बॉडी को पावर वो आर्क रिएक्टर दे रहा था। जब वो ही निकल जाता है तो धीरे धीरे टोनी मरने लगता है। फिर उसके बाद टोनी को याद आता है कि पेपर पॉट ने उसे एक और पुराना आर्क रिएक्टर गिफ्ट में दिया था। अब टोनी उस पुराने आर्क रिएक्टर को अपनी बॉडी में लगाकर पावर जनरेट कर लेता है और ओबेडा स्टैन को मारने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं ओबेडा स्टैन के पास एक टोनी का बनाया हुआ वो रोबोट होता है और वो आर्क रिएक्टर लगाकर उसे शुरू भी कर देता है। अब उसमें वो सारी पावर्स भी आ जाती है। तभी वहाँ आयरन मैन पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। इस बीच उनके बीच में बहुत धांसू फाइट होती है। वो लड़ते लड़ते रोड के बीच में पहुंच जाते हैं, जिससे लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। ओबेडा स्टैन का सूट आयरन मैन को बुरी तरह से मारता है। इस बीच लड़ते लड़ते वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। अब आयरन मैन उस रोबोट को इतनी ऊंचाई पर ले जाता है जिससे ओबेडा स्टैन के रोबोट पर बर्फ जमने लग जाती है और उसकी पावर ऑफ होकर वो धरती पर गिरने लगता है। नीचे पहुंचकर ओबेडा स्टैन आयरन मैन पर एक जोरदार का वार करता है, जिसमें वो आर्क रिएक्टर की छत पर जाकर गिरता है, जिसे वो वैज्ञानिकों से बनवा रहा था। तभी टोनी पेपर पॉट को फोन करके कहता है कि इस लैब के आर्क रिएक्टर को ऑन करके फुल पावर के साथ ऑन कर दो, जिससे मैं यहाँ से तो निकल जाऊंगा और ओबेडा स्टैन मारा जाएगा। अब पेपर पॉट भी ऐसा ही करती है। वो उस लैब के आर्क रिएक्टर को फुल पावर ऑन कर देती है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ी वेव निकलती है और ओबेडा स्टैन वहीं मारा जाता है। नेक्स्ट डे एक प्रेस वार्ता होती है, जहाँ पर आयरन मैन को बुलाया जाता है, ये पूछने के लिए कि कल जो सूट पहनकर रोबोट लड़ रहे थे वो आप हो या नहीं। तब वहाँ एक एजेंट आता है। वो कहता है कि हमने जो भी स्क्रिप्ट आपको दी है केवल आपको वो ही बोलना होगा। ओबेडा स्टैन एक हवाई हादसे में मारे गए हैं और उस सूट में मेरा बॉडीगार्ड था जो दूसरे बॉडीगार्ड से लड़ रहा था। वहाँ से टोनी सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में आता है। वहाँ पर सब लोग एक एक करके टोनी स्टार्क से सवाल पूछते हैं, जिससे टोनी स्टार्क घबरा जाता है। इस पर टोनी का दोस्त उसे कहता है कि घबराने की बात नहीं है, तुम उन्हें सब सच बता दो। यहाँ पर टोनी स्टार्क सभी के सामने अपनी सच्चाई बता देता है कि मैं ही टोनी स्टार्क और आयरन मैन हूँ और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।